हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर फेडरलिज्म। बहुत प्यारा सा छोटा सा इजी सा चैप्टर है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान की वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब हम बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को चुलबुले से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जैसे कि ये चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है ना। अब ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है और इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। मतलब कि पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसमें 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। और पावर डिवाइड होती है वर्टिकली, मतलब तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है। और अथॉरिटी डिवाइड की जाती है, पावर डिवाइड करी जाती है तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, तो ये होती है फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरलिज्म। अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और अलग अलग टीयर्स तो होते हैं, लेकिन देश के लोग सेम होते हैं, सेम सिटीजन्स होते हैं, है ना। jurisdictions of different level और tiers of government are specified। हर लेवल जो है गवर्नमेंट का, उनकी कितनी कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी पॉसिबली चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लेवल ने और स्टेट लेवल ने जताया कि भाई हमें ये वाला लॉ या फिर ये वाला प्रोविजन चेंज करवाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोनों का, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी, अगर सहमति है चेंज करवाने के लिए, तभी चेंज होगा, ठीक है। और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर कानून को चेंज कर सके, और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी पावर को वो चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर लोकल हो, कितना पैसा और कैसे कैसे कमाएगा, वो सब भी मेंशन्ड है ना। और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। की कंट्री की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करना है, उसको सेफ गार्ड करना, उसको बचाना है, ठीक है। वाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब लोगों को सेफ गार्ड करना है, उनको यूनिटी, एकता बनाए रखना है सब में। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या क्या है ये देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वो हाई लेवल पे है, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर होती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास ही ज्यादा हक है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलना चाहे कोई लॉ, तो वो बदल सकता है। पार्लियामेंट के पास सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कमा सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है कि हाँ भाई, तू ये ऐसे क्यों कर रहा है, तुझे तो ऐसे करना चाहिए था, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब हमें डिफरेंस तय करना है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ऐसी सरकार जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है जिसमें मेन पावर जो है वो सेंट्रल के हाथ में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को कब्जा करके रखती है, ठीक है। तो मेन लीडर है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट, वो ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम ऐसे करो वैसे करो। और यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर दे सकती है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है अपनी खुद की, और वो आंसरेबल नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल में, ठीक है। और यूनिटरी में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या फिर उसके कुछ सब यूनिट्स होते हैं, और सबको कौन डोमिनेट करके रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट के एग्जांपल इंडिया, कनाडा और जर्मनी है। और एग्जांपल इसके देखो यूनिटरी गवर्नमेंट के चाइना, फ्रांस एंड जापान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 2 टाइप्स के फेडरेशन होते हैं। दो टाइप्स के फेडरेशन होते हैं, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई थी, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बात करते हैं कमिंग टुगेदर की। इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट आज़ाद यूनिट्स होती हैं, जब वो साथ में आ जाती हैं और एक बड़ी यूनिट को फॉर्म कर लेती हैं,
तो और सभी यूनिट के पास अपनी खुद की पावर है, उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया हुआ है, ठीक है। सारी की सारी इंडिपेंडेंट यूनिट साथ में आ रही हैं और एक बड़ी सी यूनिट बना लेती हैं, और हर यूनिट के पास अपनी इक्वल पावर है, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत बड़ी कंट्री हो जैसे कि इंडिया और स्पेन, लार्ज कंट्री अपनी पावर को डिवाइड कर देती है अलग अलग यूनिट्स में, है ना, अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग स्टेट में आप कह सकते हो, ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे, मतलब डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसका भी डिफरेंस बिटवीन आएगा, देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आती हैं, एक बड़ी यूनिट बना देती हैं। और होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री है तो वो अपनी पावर को डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल टाइप गवर्नमेंट में, है ना। कमिंग टुगेदर में देखो जितनी भी स्टेट्स हैं सबके पास इक्वल पावर है और हर एक स्टेट अपनी पावर को एंजॉय करती है। और होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। जो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ये सोवरेनिटी दिखाते हैं, मतलब कि ये अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सोवरेनिटी का एब्सेंस होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी को इतने अच्छे तरीके से दिखा नहीं सकते कि हम सब एक हैं, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल बेल्जियम और स्पेन, ठीक है। तो ये कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर के बारे में था। अब इंडिया को क्या ऐसी चीज है जो कि इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री बताती है। अब मैंने आपको बता दिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया जो है बहुत सारी स्टेट्स को मिला के उनका यूनियन होके तब इंडिया बना है, ठीक है। और वैसे इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो होता है क्योंकि इट इज़ अ बिग कंट्री, और इसलिए पावर को डिवाइड करना अलग अलग लेवल्स पे, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ताकि हर एक लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से सुनी जाए, उनको सॉल्व कर दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैसे तो 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट चाहता था, मतलब 2 ही लेवल्स चाहता था, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक जिसको हम यूनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बट बाद में फेडरलिज्म में जो तीसरा लेवल है ना गवर्नमेंट का, या फिर तीसरा टियर है, वो भी आ गया था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर, स्टेट और देन लोकल। अब पावर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए 3 लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स लिखी रहती हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी पावर है। तो इसमें नेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब पूरी इंडिया के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब नेशनल लेवल पे बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, ताकि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी रहे और पूरी कंट्री अच्छे से फंक्शन करे इफेक्टिवली। और यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अकेली लॉज बना सकती है अगर उन्हें यूनियन लिस्ट में कुछ भी लॉज चेंज करवाने हो तो, ठीक है। पहले सिर्फ 97 सब्जेक्ट से अब 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। अब स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी स्टेट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं, ओके। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिस्से के लॉज या फिर अपने सब्जेक्ट के लॉज खुद बना सकती है, और पहले तो 66 सब्जेक्ट्स थे लेकिन अब 61 है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि सेंटर के भी हों और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हों, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इस तरीके से, है ना। यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉज आपस में खिटपिट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो मान्य हुआ, ठीक है, वो मान्य होगा। अर्लियर पहले 47 सब्जेक्ट्स थे लेकिन अब 52 सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, ठीक है।
बात करते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट की। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ये ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट में लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। सो ये सब जो है, द सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट कम अंडर द पावर ऑफ फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सारे जो मैटर्स हैं जो किसी भी लिस्ट में फिट नहीं होते, वो सारे आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, और इसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे देखो, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब कैसे कैसे पावर शेयर होती है और कौन कौन सी पावर शेयर होती है दोनों टाइप की गवर्नमेंट में है, वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेवल डिसाइड ही किया हुआ है कि भाई दोनों टाइप की गवर्नमेंट हो, कितनी पावर देनी है, कौन कौन सी पावर देनी है, ठीक है। अगर मान लो चेंज करवानी है ना वो सारी पावर्स, या फिर लेवल ऑफ पावर शेयरिंग चेंज करवाना है, तो सबसे पहले तो लोकसभा एंड राज्यसभा पास करेंगे, ठीक है। वो भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए तभी वो लॉ पास होगा। और उसके बाद लेजिस्लेचर भी देखेंगे कि इसको वैलिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उनको भी हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स की इजाजत चाहिए, ठीक है। उनके पास इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। साथ के साथ जो जुडिशरी है हमारी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में जो जुडिशरी आती है, वो भी देखती है इस सब चीज़ों को, अमेंडमेंट्स को, कि ये सच में पास करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सच में चेंज लाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेकर, तो उसके बाद जुडिशरी के बाद ये जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल सिस्टम, कि फेडरल सिस्टम में क्या क्या जुडिशरी का रोल है वो अब हम देखते हैं, ओके। जुडिशरी मतलब कि ऐसी गवर्निंग बॉडी जो कि न्याय करती है ना। तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये पावर शेयरिंग में अगर कोई भी लॉ बदला जा रहा है तो वो जुडिशरी के हाथ में होता है कि वो करेगी उसको पास या नहीं करेगी, ठीक है। कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। और कभी कभी ना स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो टैक्स को अलग अलग चीज़ों पे इम्पोज कर दे, टैक्स इकट्ठा करे, ताकि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो उस टैक्स के पैसे से वो पूरी कर सके, इस टाइप से, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को प्राथमिकता नहीं दी हुई है, किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया है। ऑल्दो वो हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित करते हैं, बट नेशनली किसी एक को दर्जा नहीं दिया, उन्होंने सभी लैंग्वेजेस का मान रखा हुआ है ना। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, कैसे इंडिया फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हुए हैं, प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उनकी वजह से फेडरलिज्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स और प्रोविजंस, ताकि फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो जाए। पर सिर्फ वो ही रूल्स एंड प्रोविजंस इतने ज़्यादा काफ़ी नहीं है। रियल सक्सेस फेडरलिज्म को तब मिल सकती है जब डेमोक्रेसी अच्छी हो हमारे देश की, है ना। जब जो हमारे देश के नेता हैं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, वो अगर बहुत अच्छे हैं तो हमारे देश का फेडरलिज्म बहुत अच्छा हो पाएगा। और स्टेट और सेंटर के रिलेशन भी बहुत मायने रखते हैं फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए। उसको भी 3 टाइप से रिस्ट्रक्चर किया गया है, एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और स्टेट सेंटर रिलेशन। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। अब आपको पता है इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है ना। सो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो क्या होता है, हमारी कंट्री में सबसे पहला काम होता है वो स्टेट्स को बनाना होता है ना, लैंग्वेज के हिसाब से। वो पहला टेस्ट था हमारे देश की डेमोक्रेसी को टेस्ट करने के लिए। तो क्या हुआ, जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स, नई नई स्टेट्स बनाई जा रही थी। कुछ स्टेट्स को बंद कर दिया गया, मतलब बिल्कुल वैनिश कर दिया गया, और नई नई स्टेट्स बन गई थी। कुछ पुरानी स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको मतलब चेंज भी कर दिया गया था और नई स्टेट्स में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं वो एक स्टेट में आ जाए, और जो दूसरे टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं वो दूसरे स्टेट में आ जाए, इस तरीके से। बट कभी कभी
कुछ नेशनल लीडर्स को ये डर था कि अगर ऐसा होने लग गया तो फिर कहीं हमारे देश प्रेम में या फिर कंट्री में डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, मतलब सब अलग अलग ना हो जाए इस टाइप से। हम तो अपने देश को एकजुट रहना रखना चाहते हैं इस टाइप से। फिर आता है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया फेडरेशन सिस्टम में सेकंड टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला है, हर एक लैंग्वेज को उन्होंने प्रेफरेंस दी है, सभी को रिस्पेक्ट दी है। हिंदी को वैसे बोला जाता है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हिंदी सिर्फ 40% एज अ मदर टंग यूज होती है, बट फिर भी इंडिया ने दूसरी सारी लैंग्वेजेस के सेफ गार्ड के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हिंदी से अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 और भी लैंग्वेजेस हैं, और कोई भी कैंडिडेट अगर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम देता है तो वो इन हिंदी या फिर 21 अदर लैंग्वेजेस में से उसकी मर्जी होती है कि वो किस लैंग्वेज में अपना पेपर लिखना चाहता है। ठीक है, स्टेट्स के पास अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, सो बहुत सारा जो गवर्नमेंट वर्क है वो पर्टिकुलर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज से होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, बट ये सब रुक गया था 1965 में। फिर बाकी जो ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इंग्लिश का यूज कंटिन्यू में लाओ, तो दोबारा से इंग्लिश का यूज ऑफिशियल पर्पस में यूज होने लग गया था, है ना। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी। हिंदी का जो चलन था वो ऑफिशियल पॉलिसी में कंटिन्यू रहा। प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को सारी स्टेट्स पे, जो लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे या फिर जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोलते होंगे, उनके ऊपर भी थोप देगी। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि जिस स्टेट को जिस भी लैंग्वेज में अच्छा लगे उस लैंग्वेज में वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, तो श्रीलंका वाला मेजोरिटिज्म का काम हो जाता। सो दैट्स वाई। अगला फीचर है स्टेट और सेंटर रिलेशन। अब स्टेट और सेंटर रिलेशन भी फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1990 में राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी अलग अलग स्टेट से, और फिर उन्होंने कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई, बहुत सारी साथ साथ मिलके इलेक्शन लड़ते गए, फिर गवर्नमेंट बनाते गए। और अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में, तो बहुत सारी ने अलायंस बना ली, बहुत सारी पार्टी साथ में मिलकर आए और गवर्नमेंट बना लेते हैं। इससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर बन गया और स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को भी रिस्पेक्ट मिली। तो पावर शेयरिंग फेडरल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, और आज बहुत एफिशिएंट भी है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है। सो दैट्स वाई पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से आज हमारा देश काफी अच्छे से चल भी रहा है ना। बात करते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट की। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिलकर आती हैं और सरकार बनाती हैं। ठीक है, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस मेंशन है उसको हम स्केड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। आगे देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ठीक है, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब देखते हैं अब हम। सो इंडिया में जैसे पहले सेंट्रल टीयर था, उसके बाद स्टेट टीयर आया, उसके बाद लोकल टीयर की क्या जरूरत थी, लोकल टीयर ऑफ गवर्नमेंट की। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ही तो बोलते हैं इसको, कि पहले सेंट्रल फिर स्टेट आया, फिर अब लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है, तो इसी चीज को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये इंडिया में क्यों आया, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि लोकल लेवल पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नींव में ही खराबी होगी तो बिल्डिंग तो ढह जाएगी ना। सो दैट्स वाई अगर नींव अगर स्ट्रेंथन होगी तो उसके बाद बाकी लेवल्स भी स्ट्रेंथन हो पाएंगे, है ना। तो मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का 1992 में, और कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इसलिए बनाया थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो पाए। ओके, अब क्या क्या प्रोविजंस लिए गए या फिर क्या क्या रूल्स बनाए गए डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर 1992 में। सो ये बहुत कंपल्सरी कर दिया गया कि चलो हमने थर्ड लेवल बना दिया लोकल गवर्नमेंट का, तो उसमें भी आपके रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, है ना।
तो सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, स्पेशली एससी के लिए, एसटी के लिए और दूसरी बैकवर्ड क्लास के लिए भी 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और वो ये देखेगा कि पंचायत या फिर म्युनिसिपल इलेक्शंस जो होते हैं, यानी कि ये सब पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन जो है वो आते हैं किसमें, पंचायत एंड म्युनिसिपल किसमें आते हैं, किसमें आते हैं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। तो इनके अंदर रेगुलर अच्छे से इलेक्शन हो रहे हैं नहीं, फेयरली हो रहे हैं नहीं, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है ना। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को शेयर कर देना चाहिए, ये अच्छा माना जाएगा। आप क्यों डिसेंट्रलाइज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, है ना, और लोकल लेवल भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकल लेवल होगा तभी तो आगे के लेवल्स मजबूत बन पाएंगे। लोकल पीपल को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है कि हमारे लोकली लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लोकल पीपल को ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि किस तरीके से पैसा स्पेंड करना चाहिए, कहाँ पर पैसा स्पेंड करना चाहिए और कैसे चीज़ों को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। कॉमन सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में और कैसे डेवलपमेंट को, बढ़ोतरी को प्लान करना चाहिए। अब देखो गुड़गांव कितना, या फिर गुरुग्राम जिसको आप बोलते हो, वो कितना ज़्यादा डेवलप हो गया, क्यों, ऐसे ही तो डेवलप हुआ है, समझ रहे हो। और पीपल कैन अप्रोच लोकल गवर्नमेंट, लोग बाग लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं अपनी डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द कॉस्ट, इस चीज़ की कॉस्ट भी मिनिमम लगती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल को, मतलब उस लेवल पे, नीचे के लेवल पे स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं और डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी है। नाउ पंचायती राज, लोकल रूरल लोकल गवर्नमेंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इतनी देर से, उसको हम पंचायती राज बोलते हैं पॉपुलरली, ठीक है। और ये पंचायती राज भी 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत कहते हैं, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक कमेटी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हर एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स बहुत सारी स्टेट्स में हर एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। उसमें एक पंच होता है, एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है। और ये सब कौन इलेक्ट करते हैं, पंच और सरपंच, विलेज वाले लोग, ठीक है, एंटायर विलेज की पूरी विलेज मिलके डिसीजन बनाती है। पंचायत जो है ग्राम सभा के सुपरविजन में होती है, ग्राम सभा मतलब गांव वाले, और गांव वाले सुपरवाइज करते हैं किसको, पंचायत को। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of ग्राम पंचायत, की ग्राम पंचायत का कितना बजट होना चाहिए और ग्राम पंचायत की क्या क्या परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना किसका काम है, ग्राम सभा का, ठीक है, यानी गांव वाले। ग्राम सभा मतलब जितने भी विलेज के एडल्ट पीपल है, 18 अबव है, ओके। ग्राम सभा के क्या क्या फंक्शंस है ये भी देख लो। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करना, ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना कि भाई अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, ग्राम पंचायत के वर्क को सुपरवाइज करना, ये सब ग्राम सभा का काम है। पंचायत समिति जो दूसरा लेवल है वो देख लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट फिर दूसरे लेवल पे जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो क्या होता है, कई सारी ग्राम पंचायत मिलके ग्रुप में आके पंचायत समिति बना लेती हैं, जिसको आप ब्लॉक या फिर मंडल भी कहते हो, है ना। तो मेंबर्स जो होते हैं पंचायत समिति के, वो कौन इलेक्ट करता है, आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स, सारे पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट की जाती हैं। जिला परिषद क्या होता है, अब पंचायत समिति, मंडल या फिर ब्लॉक मिलकर जिला परिषद बना लेते हैं और ज़्यादातर जिला परिषद के मेंबर्स ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है वो पॉलिटिकल हेड है जिला परिषद का, ठीक है। अब म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की भी बात कर लेते हैं, ये लास्ट है। जैसे मैंने आपको रूरल लेवल पे बताया, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत वगैरह होती है। ऐसे ही अर्बन एरियाज में, टाउन्स में तो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, टाउन्स मतलब छोटा अर्बन एरिया, और सिटीज में यानी कि लार्ज अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। तो ये जो म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में आते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में, है ना।
और ये सारे अलग अलग टाइप के काम करते रहते हैं अर्बन एरियाज में, जैसे कि सड़कें बनवाना, पानी की सप्लाई देखना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देखना, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए काम करते रहते हैं, पेंशंस, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो म्युनिसिपल के चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ऑफिसर होते हैं जिसका नाम है जिनको हम मेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यही था बस इस चैप्टर में, फेडरलिज्म में। बहुत आसान सा चैप्टर था, अगर आप याद करोगे तो। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.